morning everyone. Students, my name is Pratibha Kalani and you are with YouTube channel of B2E Learning. आज अपन एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे अपन कह रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक बात है बेटा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी थ्योरी है. बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि मैम ओपनिंग जो है दिन के वक्त होती है तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए और क्लोजिंग के टाइम पर कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है वो कैसे हेल्प करता है. ओपनिंग में कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है, किस तरीके से एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें अपने को पढ़नी है. ठीक बात है? तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. बेटा सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्टोमेटा कहते किसे. हमें पहले ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा एक कैसा पोर है. भाई पोर तो हाइड्रोथोड भी है, पोर तो लेंटिसेल भी है, फिर स्टोमेटा इनसे अलग क्यों है, इस बात पे अपन डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करें, चलिए. फर्स्ट, ये पहला जो डायग्राम बच्चों आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये देखो आपको दो तरह के पोर दिखाई दे रहे हैं. ये है क्या? देखो बच्चे, ये जो सारी की सारी सेल्स है ना, ये सारी एपिडर्मिस की सेल. सबसे पहले मैम आप तो हमें ये बता दीजिए कि स्टोमेटा कहते किसे. बेटा स्टोमेटा एक एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट एपरेचर या पोर है. एक ऐसा पोर जो कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है बच्चा, एक ऐसा पोर जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है. ठीक बात है? दूसरी बात, ये रेगुलेटेड पोर है. आपने हाइड्रोथोड पढ़ा है बच्चा, जिससे गटेशन होता है, जिससे जो वाटर है वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकलते हैं. हाइड्रोथोड जो है बेटा वो नॉन रेगुलेटेड पोर है, जबकि स्टोमेटा जो है इसके बारे में आपने बताया कि ये रेगुलेटेड पोर है. मैम रेगुलेटेड का मींस आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दिन में खुलेगा रात में बंद होगा, या फिर कुछ प्लांट्स में ये रात में खुलेगा और दिन में बंद होगा. बिल्कुल सही. दूसरी खास बात बेटा, लेंटिसेल जो है वो एनी टाइम ओपन रहते हैं, ये उस तरीके से एनी टाइम ओपन नहीं रहते. आपने इसकी डेफिनेशन क्या बताई कि ग्रीन एरियल पार्ट जो है, जैसे कि लीफ जैसे जितने भी पार्ट हैं उनके ऊपर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज स्टोमेटा. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल अपन समझते हैं. ये मैंने आपके सामने एक लीफ बनाई है. ठीक बात है बेटा? लीफ. इस लीफ पे मैं दो तरह के पोर बना रही हूं बच्चा. एक पोर तो मैंने ये बनाए जो कि इसकी अपर और लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट है, और एक पोर बच्चा मैं ये बना रही हूं जो इसके मार्जिन पर प्रेजेंट है. बेटा ये जो मार्जिन पे पोर प्रेजेंट है ना, इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोथोड. इन्हें आप नाम देते हैं बच्चा हाइड्रोथोड. हाइड्रोथोड या फिर आप इसे कह सकते हैं वाटर स्टोमेटा. और इससे जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं गटेशन. ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलेटेड हो, ये एनी टाइम ओपन है. जब भी प्लांट में रूट प्रेशर अच्छा खासा लगेगा, जैसे कि अपन बात करें इवनिंग के टाइम पर, या फिर अपन अगर बात करें मिड नाइट के टाइम पर, या फिर अगर अपन कहें अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर, ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में वाटर रिलीज करेगा. लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो स्टोमेटा है. स्टोमेटा, ये स्टोमेटा जो है ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं. मैम ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? बेटा वाटर का वेपर की फॉर्म में रिलीज होना, इवोपरेट होना, ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है. वाटर का वेपर की फॉर्म में रिलीज होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है. ठीक बात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा. जैसे हमारी बॉडी है, हम ह्यूमन है, हम होम्योस्टैटिक एनिमल है. यानी जब भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उससे हमें कूल जो है ना, मतलब कूलिंग जो एक पूरा का पूरा फील है वो मिलता है. प्लांट के पास ऐसी कोई चीज नहीं है. तो प्लांट क्या करता है? प्लांट अपनी सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है. ये वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर की फॉर्म में रिलीज किए गए हैं, ये इसकी एपिडर्मिस पर ऐसे बने रहते हैं. इससे लीफ की सरफेस को कूलिंग मिलती है. ठीक बात? अब देखो दूसरा काम क्या है बेटा. दूसरा काम है इसका गैसियस एक्सचेंज. यहीं से आपके पेपर का पहला क्वेश्चन बनता है. मान लो आपके सामने ये सारे फंक्शन लिख के दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि इसमें से स्टोमेटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है. आप क्या आंसर करेंगे बच्चे? आप आंसर करेंगे ट्रांसपिरेशन. यही क्वेश्चन अगर आपसे लेंटिसेल के लिए पूछ लिया जाए, लेंटिसेल जो कि बार्क पे प्रेजेंट होता है,
जो प्लांट की छाल होती है ना बच्चा, उस पे प्रेजेंट होता है। सेम यही क्वेश्चन आपसे लेंटिसेल के लिए पूछ लिया जाए तो वहां पे लेंटिसेल का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज, और यहां पे इसका मेन फंक्शन क्या हो गया है, ट्रांसपीरेशन। ठीक बात है। अब आपके सामने दो तरह के पोर दिखाई दे रहे हैं बच्चा। ये पोर जो है ना बच्चा, ये ओपन स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा का मतलब जिससे वाटर वेपर की फॉर्म में निकल रहा है, जिससे आप कहें CO2, ऑक्सीजन, ये लगातार जो है इनका आना जाना चल रहा है। कभी आप कहते हो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 आ रही है, ऑक्सीजन जो बनी है वो रिलीज हो रही है, वाटर कूलिंग सरफेस के लिए रिलीज हो रहा है, ये सारा का सारा ओपन स्टोमेटा से। और बेटा ये जो डायग्राम आपको दिया गया है ये बच्चा क्लोज स्टोमेटा। ठीक बात है, क्लोज स्टोमेटा। सबसे पहले तो मैम आप हमें स्टोमेटा की स्ट्रक्चर समझा दो, हमें तो स्ट्रक्चर भी नहीं पता। बिल्कुल समझो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक बात तो आप सबको क्लियर है ना बेटा कि ये है क्या। देखो जैसे ये आपके प्लांट में जो लीफ है उस लीफ की एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस में कुछ सेल्स जो होती है ना वो अपनी शेप स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। ये जैसे माना एक लीफ की एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस में ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है दिस वन, ये सेल जो है इन्होंने अपनी शेप स्ट्रक्चर चेंज कर ली है। इसे हम बोलते हैं बच्चा गार्ड सेल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। ठीक बात है। चलिए तो सबसे पहले आपने बताया कि एपिडर्मिस की कुछ सेल ऐसी होती है जो अपनी शेप और स्ट्रक्चर बदल लेती है, जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। तो बेटा ये मैंने गार्ड सेल जो है इसका डायग्राम बना दिया, ये गार्ड सेल। ठीक बात है। इस तरीके से आपको किडनी शेप का या बीन शेप का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये गार्ड सेल है। ये एपिडर्मिस की सेल है, ये एपिडर्मिस की सेल, लेकिन इसकी शेप स्ट्रक्चर बदल गई। ठीक बात है। और एक खास बात, आपने बताया कि मैम क्या इसकी सरफेस एक जैसी है, नहीं बच्चा, इसकी जो इनर सरफेस है ना, इनर सरफेस देखो, ये मैंने इसकी इनर वॉल जो है ना इसे बहुत बोल्ड किया है, थोड़ा सा देखो ऐसे बहुत थिक बनाया है, और जो इसकी आउटर सरफेस है ना उसे मैंने बहुत थिन रखा है। ठीक बात है। अभी पढ़ेंगे इसका रीजन क्या है। हर चीज का बेटा कोई ना कोई रीजन है प्लांट में, ऐसा ही कुछ नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर गार्ड सेल के चारों तरफ कुछ अदर सेल्स हैं जिन्हें हम कहेंगे बेटा सब्सिडरी सेल। क्या कहेंगे, सब्सिडरी सेल। ठीक बात है। चलिए, और इसके चारों तरफ ये हमने बना दी नॉर्मल एपिडर्मल सेल। नॉर्मल एपिडर्मल सेल, ये आपका पूरा का पूरा एक स्टोमेटा का डायग्राम हो गया। ध्यान से सुनना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। ये मैम आप क्या बना रहे हो बेटा, ये मैं क्लोरोप्लास्ट बना रही हूं। अरे एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट, ये कब से हो गए बेटा, किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते एक्सेप्ट गार्ड सेल। ठीक बात है। अब ध्यान से सुनना, एकदम सिंसियरली ध्यान से इस पूरी स्ट्रक्चर को समझना। बेटा ये जो बीच में पोर बनाया गया है ना, इस पोर का नाम है स्टोमेटल पोर। इस पोर का नाम है स्टोमेटल पोर। ठीक बात, स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर के दोनों तरफ कुछ सेल्स आपको दिख रही है जो अलग सी शेप की है। इस अलग सी शेप का जो सेल है इसका नाम क्या है बेटा, इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। मैम गार्ड मींस जो सुरक्षा करे, यही है, प्रोटेक्शन करे। बिल्कुल बेटा वैसे ही ये है गार्ड सेल, जो इस पूरे पोर को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती है। ठीक बात है। एक बात और, इसकी इनर वॉल जो है ना ये काफी थिक है एंड एलास्टिक है। जो इसकी आउटर वॉल है वो थिन है एंड एलास्टिक है। एलास्टिक दोनों वॉल है बच्चा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इस लाइन पर पक्का क्वेश्चन बनेगा आपके, ध्यान से सुनना। इसकी जो आउटर वॉल है ना, आउटर वॉल ये बाहर वाली, ये थिन है और एलास्टिक है। जो इनर वॉल है वो थिक है एंड ये भी एलास्टिक है। और एक खास बात, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। ठीक बात है, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट,
इनके चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल। और कोई नाम मैम? बेटा बिल्कुल, इसका नाम लिखो ना आप, एसेसरी सेल्स। एसेसरी सेल्स, ठीक बात है। और इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं, दैट इज नॉर्मल एपिडर्मल सेल। दैट इज नॉर्मल एपिडर्मल सेल, ठीक बात है। एक और छोटा सा पॉइंट आपको बताना है बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल पर इस तरीके से छोटे छोटे रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल पाए जाते हैं। माइक्रोफाइब्रिल, इन माइक्रोफाइब्रिल का फंक्शन क्या है वो भी आप ध्यान से सुनना। ये माइक्रोफाइब्रिल किस तरीके से स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। ये हो गए सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। अब बेटा ध्यान से सुनो, सबसे पहले एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की वो सेल जो अपनी शेप और स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल बाकी एपिडर्मिस की सेल से कैसे अलग है? इसकी शेप अलग है। अगर डाइकोट है तो इसकी शेप है किडनी शेप, या फिर बेटा एक सेम का बीज होता है, बीन जो सीड होता है उसकी तरह। अगर बच्चा ये मोनोकॉट है तो इसकी शेप होगी बच्चा डंबल शेप। डंबल शेप। इसकी वॉल की जो थिकनेस है वो अंदर की तरफ काफी ज्यादा है, बाहर की तरफ काफी कम है। लेकिन बाकी एपिडर्मिस की जो सेल्स है उनकी जो वॉल की थिकनिंग है वो बिल्कुल एक जैसी। एक और खास बात, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस की सेल में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते। ये आपने ओवरऑल स्टोमेटल एपरेटस के बारे में बात की है बेटा। ये है स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? 3 चीजें आती है बेटा स्टोमेटल एपरेटस में। एक आता है बेटा स्टोमेटल पोर, ठीक बात है। एक आता है बच्चा स्टोमेटल पोर। दूसरा आता है बच्चे गार्ड सेल। सेकंड आता है गार्ड सेल। एंड बच्चा थर्ड जो है वो आता है सब्सिडरी सेल और एसेसरी सेल। ये तीनों मिलके बनाते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ये स्टोमेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है अगर हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट तो, क्योंकि प्लांट की जितनी भी एक्टिविटी है वो बिना वाटर के नहीं हो सकती। आपने वाटर प्लांट रिलेशन पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है वाटरमेलन में 92% वाटर है, कौन सा प्लांट कितना वाटर कितने टाइम में एब्जॉर्ब करता है। इसके लिए आपने अलग अलग प्रोसेस पढ़ी है वाटर के मूवमेंट के लिए। तो वो सारा वाटर किस तरीके से प्लांट को हेल्प कर रहा है आपने पढ़ा था ना, कि प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 1% से कम वाटर जो है वो प्लांट के फोटोसिंथेसिस और अदर प्रोसेस में काम आता है। बचा हुआ सारा का सारा वाटर जो है वो प्लांट ट्रांसपिरेशन में रिलीज कर देता है। आपने बोला ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है, ठीक बात है। मतलब ये है तो एक बुराई, क्यों? क्योंकि प्लांट का सारा वाटर लॉस हो रहा है, लेकिन ये नेसेसरी भी है। अगर ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो प्लांट की जो लीफ की सरफेस है वो इतनी ज्यादा जो सनलाइट आ रही है उसमें पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि प्लांट की जो लीफ है वो बची रहे। प्लांट ने क्या किया इसके लिए? प्लांट ने स्टोमेटा का फॉर्मेशन किया। अब स्टोमेटा के फॉर्मेशन से होगा क्या? स्टोमेटा किस तरीके से काम करेगा, स्टोमेटा की ओपनिंग कैसे है, क्लोजिंग कैसे है, उसे ध्यान से सुनना। ये स्ट्रक्चर अगर सभी बच्चों की डन है, आपने नोट कर लिया है, तो अब देखो नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट। बेटा 2 तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये डायग्राम आपके लिए कोई नया नहीं है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दिया हुआ है ना बच्चे आपको ईटीएस, उसमें ये डायग्राम आपने पढ़ा है। ये डायग्राम सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा है, ये मोनोकॉट और ये डाइकॉट। आपने बताया इस डायग्राम में आपको क्या खास बात बताई गई है? इस डायग्राम में बच्चा आपको बताई गई है कि डाइकॉट प्लांट की जो गार्ड सेल है, डाइकॉट प्लांट की जो गार्ड सेल है वो कैसी है बच्चा? वो है बीन शेप या किडनी शेप। और बच्चे अगर मोनोकॉट प्लांट की हम बात करें तो मोनोकॉट प्लांट में जो गार्ड सेल है वो है बेटा डंबल शेप, दैट इज डंबल शेप। ठीक बात है, बस ये हाईलाइटिंग पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कौन सा भाई?
डाइकॉट में जो गार्ड सेल है इसकी शेप कैसी है मैम, बीन शेप, बीन शेप। बेटा मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी आपसे कि ये बीन जो है ना ये कौन सी फैमिली में आता है, आप खुद बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम ये बीन जो है ये फैबेसी में आता है, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट बेटा आप इसे कह सकते हो ये किडनी शेप है, या फिर बच्चा आप इसे कह सकते हो ये राइनी फॉर्म है, किसमें बेटा, डाइकॉट प्लांट में। डाइकॉट प्लांट में ये किडनी शेप हो गया। यही अगर अपन मोनोकॉट प्लांट में बात करें तो बच्चा मोनोकॉट प्लांट में ये डंबल शेप है। डंबल जानते हो ना बच्चा, सुबह सुबह आप जिम जाते हो तो डंबल लगाते हो, ये बिल्कुल उस डंबल शेप का है, किसमें, मोनोकॉट प्लांट में। कौन, गार्ड सेल। नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर अगर अपन आए तो अब आपने एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया सी लाइन पढ़ी है कि स्टोमेटा की ओपनिंग जो है ना वो गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है। अगर गार्ड सेल टर्जिड है मींस उसके पास बहुत सारा वाटर है तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और अगर गार्ड सेल जो है वो फ्लैशिड है दैट मींस स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान में रखनी है। आपने पढ़ा था इमीडिएट कॉज ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग इज चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ठीक बात है। ध्यान से सुनना, होता क्या है, मतलब मैडम ये स्टोरी क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल, इस गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इस गार्ड सेल के अंदर बेटा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक बात। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है बेटा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने से आसपास की सेल इसको वाटर देती है, यानी कि एंडोऑस्मोसिस होता है। भाई सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये सेल ऐसे तो रहेगी नहीं और बहुत सारी सॉल्यूट को अपने पास लेके ये अपने आसपास वाली सेल से वाटर लेगा। इसने अपनी आसपास वाली सेल जिनका नाम था एसेसरी सेल, इन्होंने उस एसेसरी सेल से वाटर लिया, ठीक बात है। एसेसरी सेल को कहा लाओ भाई लाओ थोड़ा वाटर लाके दो, मेरे पास सॉल्यूट ज्यादा हो गया। एसेसरी सेल ने इसको वाटर दिया, यानी आपने बताया यहां पे हुआ एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस बेटा जैसे इसके अंदर वाटर गया ना, एंडोऑस्मोसिस हुआ ना, ये बिल्कुल फूल गई है, मतलब पानी आते इतनी खुश हो गई, सॉल्यूट तो पहले से ही था अब मुझे वाटर और मिल गया, एकदम फूल गई। यानी कि गार्ड सेल क्या हो गई बच्चा, गार्ड सेल हो गई टर्जिड। जैसे जैसे गार्ड सेल फूलने लगी वैसे वैसे क्या हुआ भाई, ये जो अंदर वाली वॉल है ना बच्चे, ये अंदर वाली वॉल बहुत ज्यादा थिक थी और बाहर वाली वॉल जो थी वो बहुत ज्यादा पतली थी, थिन थी। अपन ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि अंदर वाली वॉल जो होती है इनर वॉल वो थिक एंड इलास्टिक, बाहर वाली वॉल जो है वो थिन और इलास्टिक। साथ साथ में एक और खास बात आपने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, आपने पढ़ा था यहाँ पे ऐसे ये थोड़ा सा मोटा मार्कर चल गया बच्चे, अभी सही कर देते हैं। ये आपने पढ़ा था यहाँ पे इस तरीके से माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, पढ़ा था ना बच्चे, माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही गार्ड सेल को वाटर मिला, एंडोऑस्मोसिस हुआ, गार्ड सेल टर्जिड हो गई। टर्जिड होने के बाद ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स बाहर की तरफ खींचने लगे। बेटा ये मान लो ये कोई इलास्टिक रूम है, इसमें बहुत सारा पानी भर देंगे तो दीवारों पर प्रेशर तो लगेगा ना, दीवारों पर प्रेशर लगेगा तो वो दीवार पीछे की तरफ जाएगी। ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है ये उसे पीछे की तरफ खींचते हैं। बाहर वाली वॉल तो बहुत पतली है, इजीली बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है। अंदर वाली वॉल थोड़ी मोटी है तो उसे माइक्रोफाइब्रिल जो कि कैसे अरेंज है, रेडियली अरेंज है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये रेडियली अरेंज है। ये माइक्रोफाइब्रिल जो है बच्चा ये रेडियली ओरिएंटेड है, यही तो इसकी मेन खास बात है, ये रेडियली ओरिएंटेड है। ये रेडियली ओरिएंटेड जो माइक्रोफाइब्रिल्स है ये क्या होते हैं, ये बाहर की तरफ खींचते हैं, उस पूरी अंदर वाली वॉल को बाहर की तरफ खींचते हैं वो, क्योंकि पानी भरता जा रहा है, इसको अपना एरिया बढ़ाना है। इलास्टिक वॉल्स हैं, ये बाहर की तरफ उसे खींचेंगे। जब ये उसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो यहां पर एक पोर डेवलप हो जाएगा। यहां पर
ये वाली वॉल इस तरफ, ये वाली वॉल इस तरफ, ये अंदर की तरफ एक अर्धचंद्राकार क्राइसेंट फॉर्म का एक पूरा का पूरा पोर डेवलप हो जाएगा। कैसा पोर बच्चा? क्राइसेंट शेप, यानी कि हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, अर्धचंद्राकार। हिंदी मीडियम एनसीईआरटी में अर्धचंद्राकार दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में क्राइसेंट शेप का एक पोर डेवलप हो जाएगा और ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और बेटा रात के वक्त क्या होगा? रात के वक्त क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये स्टोमेटा ओपन कब हुए हैं? डे टाइम में। बेटा रात के वक्त क्या होगा? रात के वक्त इसके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है, यानी कि इसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम होगी। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होने से क्या होगा बेटा? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होने से जो पहले वाटर अंदर आया था, अब वो वाटर कहेगा मैं तो चला बाहर, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। एक्सो ऑस्मोसिस होते ही ये गार्ड सेल एकदम पिचक जाएगी, फ्लैशिड हो जाएगी। ये गार्ड सेल बेटा जैसे ही फ्लैशिड होगी, वैसे ही ये पोर जो पहले बहुत खींचे हुए थे, ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे और स्टोमेटा का पोर बंद हो जाएगा। इसीलिए आपको एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि इस माइक्रोफाइब्रिल का रेडियली अरेंज होना बहुत जरूरी है। ये लॉन्गिट्यूडनल अरेंज नहीं होता है, रेडियली अरेंज है, इसीलिए इजीली खींच पा रहा है और इसीलिए वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। अगर मान लो ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होता तो क्या खींच पाता? कुछ नहीं। अगर ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होता तो कुछ ना खींच पाता। तो ये आपको चीज समझ में आई कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का कारण क्या है? इमीडिएट कॉज इज चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। ठीक बात है बच्चा, चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। मैडम ये सारी बात समझ में आ गई। अब एक बात हमें ये बताओ, ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कैसे? यही तो मेन बात है, इसी को तो आज हमें पढ़ना है बेटा। इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने समझाया था, लेकिन एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आज हम डिस्कस करेंगे, लिविट्स थ्योरी। ठीक बात है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। यही मोस्ट वैलिड थ्योरी है जिसे हम कह रहे हैं लिविट थ्योरी। थ्योरी में पढ़ना क्या है? थ्योरी में हमें ये पढ़ना है कि बेटा ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन दिन के टाइम पर बढ़ी कैसे? भाई ऐसा क्या हुआ दिन के वक्त कि ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गया? इसके बाद की सारी बात आपको पता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ी, एंडो ऑस्मोसिस हुआ एंड ऑल प्रोसेस। सॉल्यूट कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी है, ये आज का आपका मेन पॉइंट है। ठीक बात है, इस मेन पॉइंट को तो आपने अंडरलाइन कर ही लिया है। इस थ्योरी का और भी बहुत सारे नेम है, जैसे लिविट थ्योरी भी कहते हैं, हम इसे कहते हैं एक्टिव पोटेशियम थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम थ्योरी, या फिर बच्चा अपन इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन थ्योरी। ठीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आराम से सुनना किस तरीके से स्टोमेटा ओपन और बंद हो रहे हैं। थ्योरी स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा वो भी कब? ड्यूरिंग डे टाइम। ये सन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं? ड्यूरिंग डे टाइम। बेटा एक बात, अब थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक पे, स्ट्रक्चर पे जाना। आपने पढ़ा था ना कि इस ये पूरी गार्ड सेल के पास में स्टोमेटा होते हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना बेटा कि इस गार्ड सेल के पास में स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब आप खुद बताओ, जब दिन की शुरुआत होगी, इस पूरे प्लांट के ऊपर सनलाइट आके गिरेगी। जब सनलाइट आके गिरेगी तो इसकी क्लोरोप्लास्ट जो है उस पर भी गिरेगी। क्लोरोप्लास्ट में दिन की शुरुआत होने पर कौन सी रिएक्शन होती है? हमने पढ़ा था बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर, याद करो, लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? H+ आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे जितने भी H+ आयन है ना बच्चा, जितने भी H+ आयन है, या तो गार्ड सेल का स्टोमेटा उसे काम में ले लेगा, गार्ड सेल का जो स्टोमेटा, गार्ड सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो काम में ले लेगा, या फिर ये H+ आयन जो है ये इस सेल से बाहर चले जाएंगे। H+ आयन का क्या होगा बेटा? इफ्लक्स। ये H+ आयन सारे बाहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो ये सारे के सारे H+ आयन बाहर गए।
H प्लस आयन के बाहर जाने से क्या होगा? H प्लस आयन के बाहर जाने से यहां पर pH बढ़ जाएगा। बेटा pH के बढ़ने से क्या होगा? pH के बढ़ने से ये जो स्टार्च है इसका ब्रेकडाउन होगा और स्टार्च सबसे पहले ग्लूकोज में बदलेगा और ग्लूकोज जो है वो आगे धीरे धीरे कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। आप सभी ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, उसके सारे केमिकल कन्वर्जन्स जो है वो पढ़े हैं। आपको पता है कि किस तरीके से ग्लूकोज बहुत सारी रिएक्शन के बाद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक बात है बच्चे। यहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज पेप्केज, पेप्केज। ठीक बात, पेप्केज। ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है ये इसे कन्वर्ट करेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन के मॉलिक्यूल। कैसे कन्वर्ट करेगा? बेटा ये CO2 से इसे कंबाइन करवा देगा, CO2 से इसे कंबाइन करवा देगा। CO2 खुद एसिडिक गैस है, CO2 खुद एसिडिक गैस है। CO2 अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी ना तो इसकी pH जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि एसिडिक कंडीशन कम होती जा रही है। अब बेटा जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड में। ठीक बात है। और ये मैलिक एसिड किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? ये मैलिक एसिड हो जाएगा 2 चीजों में ब्रेक डाउन। कौन कौन से बेटा? एक तो आपने बताया ये होगा मैलेट आयन में, मैलेट आयन में, और एक ये होगा H प्लस आयन, H प्लस आयन में। क्योंकि H प्लस आयन की रिक्वायरमेंट दिन के वक्त बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो ये प्रोटॉन क्या होंगे? ये सेल से बाहर जाएंगे, जहां पर भी इनकी रिक्वायरमेंट है मेसोफिल सेल वगैरह में वहां पहुंच जाएंगे, या फिर ये प्रोटॉन इस गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट में कंज्यूम हो जाएंगे, इस साइटोप्लाज्म से उसका अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक बात है। जैसे जैसे प्रोटॉन का ई फ्लक्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल और आयनिक बैलेंस के लिए यहां पे कौन आता जाएगा बच्चे? अंदर की तरफ आता जाएगा K प्लस आयन, K प्लस आयन। बेटा ये जो पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना पंप, ये पंप ऐसे ही काम नहीं करता है। ये जो आपको पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप दिखाई दे रहा है, ये पंप ऐसे ही काम नहीं करता है। यहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी यहां पे जो है वो एडीपी में बदलता है। यहां पे एटीपी का खर्चा होता है बच्चे, एटीपी का खर्चा होता है। एक और खास बात, यहां पर जब पोटेशियम आयन अंदर आते हैं तो साथ साथ में कुछ क्लोराइड आयन भी अंदर आते हैं आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए। अब हुआ क्या है? प्रोटॉन जो है वो अंदर गए, मींस जो ई फ्लक्स है वो प्रोटॉन का हुआ है। पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आए, इनफ्लक्स हुआ, इनफ्लक्स। यहां पर पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स हुआ। ये पोटेशियम आयन क्या करेंगे? ये पोटेशियम आयन जो है ये मैलेट के साथ में कंबाइन हो जाएंगे। ये पोटेशियम आयन मैलेट के साथ में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? पोटेशियम मैलेट। बेटा जैसे जैसे पोटेशियम मैलेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ये इस वैक्यूल के अंदर जमा हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर पूरी की पूरी आपके सामने है दैट इज वैक्यूल। सेल शेप रखता है बच्चा, ये कोशिका रस सेल शेप रखता है। ये इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब पोटेशियम मैलेट इसके अंदर एक्यूमुलेट होगा, गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। गार्ड सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है बच्चा वो बढ़ेगी। जैसे जैसे गार्ड सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे यहां पर आसपास की सेल से एंडोऑस्मोसिस होगा। हमने पढ़ा था गार्ड सेल की कंसंट्रेशन बढ़ने पर आसपास वाली सेल से एंडोऑस्मोसिस होगा। ठीक बात है ना? याद है ना सभी को? यहां पे होगा बच्चे एंडोऑस्मोसिस, और एंडोऑस्मोसिस होने से क्या होगा? ये सेल टर्जिड हो जाएगी, गार्ड सेल फूल जाएगी बच्चा, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी। गार्ड सेल के टर्जिड होते ही क्या होगा? आपने पढ़ा था कि यहां पर
जो स्टोमेटा है, गार्ड सेल है, वो स्टोमेटल पोर को ओपन कर देंगे। कैसे? आपने बताया था इसके ऊपर माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, वो माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो इनर वॉल को पुल करेगी। ठीक बात है। ये ओपनिंग के टाइम पर हुआ। क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो आपने बताया पोटेशियम मैलेट है ना, वो सॉल्यूट है जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ी है। कैसे बढ़ी है मैडम पोटेशियम मैलेट की कंसंट्रेशन? बेटा ये जो पंप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा पंप आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो पंप आपको दिखाई दिया है, हम इस पंप की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा पंप जो है ना बेटा, इसे रेगुलेट करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो इसे रेगुलेट करता है। वो यहां पर एटीपी का यूटिलाइजेशन करवाता है, वो यहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन करवाता है, जिससे हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं यानी कि इफ्लक्स, पोटेशियम आयन अंदर आते हैं यानी कि इनफ्लक्स, और इससे गार्ड सेल जो है वो ओपन हो जाता है। ये पूरे पंप में साइटोकाइनिन का रोल, पोटेशियम हाइड्रोजन का एक्सचेंज, एटीपी का यूटिलाइजेशन, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यही लिविट थ्योरी का मेन बेस है। कब? दिन के वक्त स्टोमेटा जो ओपन होते हैं उसको समझने के लिए। नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटा ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ना, बहुत सारे बच्चों के माइंड को क्लोज कर रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, इसे समझाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट अपन और लेते हैं। एक इस लिविट थ्योरी के अंदर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है जिसे अपन मॉडर्न थ्योरी या एबीए थ्योरी कहते हैं। बेटा जिसे अपन मॉडर्न थ्योरी या एबीए थ्योरी कहते हैं। और ये एबीए थ्योरी जो है ना, ये ओनली नाइट के टाइम पर एप्लीकेबल है, इस बात को ध्यान में रखना। ओनली नाइट के टाइम पर एप्लीकेबल है। ये जो मॉडर्न थ्योरी है, एबीए थ्योरी है, ये कभी भी दिन के वक्त काम नहीं करती है, ये नाइट के वक्त जो है वही एप्लीकेबल होती है। ये क्वेश्चन आपसे जो नीट है उसमें पूछा भी गया था कि जो एबीए थ्योरी है वो पर्टिकुलर किस टाइम पर काम कर रही है। एबीए क्या है? एबीए है एब्सिसिक एसिड ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि एक तरीके से हम कहें कि ग्रोथ इनहिबिटर है। जब रात के वक्त सनलाइट नहीं आती है, जब रात के वक्त बच्चे सनलाइट नहीं आती है, उस वक्त यहां पर H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इट मींस मैडम यहां पर पीएच जो है वो कम होती जाएगी, पीएच एसिडिक होती जाएगी। ऊपर से बेटा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था ना, वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा है, यानी जो CO2 है वो CO2 यहीं की यहीं एक्यूमुलेट हो गई। ये CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ना, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ना, ये दोनों पीएच को कम करते हैं। जब पीएच कम होगा यानी कि जो मैलिक एसिड पोटेशियम मैलेट है, ये पोटेशियम मैलेट ब्रेक डाउन होगा। ठीक बात है, ये पोटेशियम मैलेट जो है बच्चा ये ब्रेक डाउन होगा। एक तो बनेगा बेटा इसमें मैलेट और एक बनेगा K+। ये जो पंप आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसको पहले साइटोकाइनिन जो है वो रेगुलेट कर रहा था, यहां पे उसे रेगुलेट करेगा एब्सिसिक एसिड ABA, एब्सिसिक एसिड ABA, ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ रेगुलेटर, वो रेगुलेट करेगा। वो कहेगा चल बेटा चल, पोटेशियम बहुत मजे हो गए, चलो बाहर चलो। और हाइड्रोजन को कहेगा चलो इनफ्लक्स करो। ये जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है ये अंदर आ जाएंगे और ये मैलिक एसिड के साथ में मिलके क्या बनाएंगे? ये मैलिक एसिड मैलेट के साथ में मिलके बनाएंगे मैलिक एसिड। बेटा मैलिक एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड है ना, वो गार्ड सेल में एक डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। ये उसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाता है, ये गार्ड सेल का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वो नहीं बढ़ाता है, ये इसी में डिसॉल्व हो जाएगा और अल्टीमेटली मैलिक एसिड जो है वो स्टार्च बना देगा। स्टार्च बनाने से स्टार्च इनसॉल्यूबल है सेल शेप में, यानी कि वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा पाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या बच्चे? यहाँ पे होगा डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर
ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आएगी। जो पहले वाटर इसके अंदर आया करता था, अब वो वाटर बाहर चला जाएगा, अब वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे, यानी कि यू मीन टू से यहां एक्सो ऑस्मोसिस होगा, यहां पर एक्सो ऑस्मोसिस जो है वो होगा बच्चे, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। ठीक बात है, एक्सो ऑस्मोसिस जो है वो होगा। एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस से आपने बताया गार्ड सेल जो है वो फ्लैशिड हो जाएगी, गार्ड सेल जो है वो फ्लैशिड हो जाएगी। गार्ड सेल के फ्लैशिड होते ही स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगी। यानी कि आज हमने जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की थ्योरी पढ़ी है, उसमें सबसे मेन थ्योरी, बेटा इसमें थ्योरी बहुत सारी आई है, आप जो सायरे की थ्योरी है, स्टीवर्ड की थ्योरी है, जो स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन है वो भी पढ़ते हो, वो सारी थ्योरी फेल है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है लिविड थ्योरी, जिसे हम कहते हैं एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी। उस थ्योरी के अंदर दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, उनका काम बताया गया। एक बताया गया साइटोकाइनिन का दिन के वक्त, जो आपने पढ़ा था बच्चे, साइटोकाइनिन हार्मोन का दिन के वक्त, और एक आपने पढ़ा था बच्चे दूसरा एबीए थ्योरी, एब्सिसिक एसिड थ्योरी। ये ध्यान रखना, एब्सिसिक एसिड थ्योरी जो है ओनली नाइट के टाइम पर एप्लीकेबल है, और ये इस तरीके से स्टोमेटा की क्लोजिंग को बताता है। डायग्राम को अच्छे से नोट करो बेटा, थ्योरी का एक पॉइंट पढ़ो, सॉल्यूट कौन सा है जो बढ़ रहा है, कब ये कम होता है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो पंप है ये रेगुलेट होता है। ठीक बात है। तो आज अपन ने पढ़ी है बेटा लिविड थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आएंगे बेटा जो ट्रांसपिरेशन की आपकी फेवरेट थ्योरी है, कोहेशन, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी। ये कोहेशन, अजेशन फोर्स, सरफेस टेंशन, ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बच्चा पुलिंग होती है वाटर की, कैसे रूट प्रेशर काम करता है, यानी कि ओवरऑल असेंट ऑफ शेप जो है हम उसे डिस्कस करेंगे। आज की थ्योरी आप अच्छे से नोट करें, और नेक्स्ट क्लास की जो थ्योरी है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, उसे आप जरूर देखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।